अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया नज़ीर। मैं हूँ अली डार और मैं हूँ आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में बहुत सी खबरें आज डिस्कस करेंगे और सबसे अहम जो मसला इस वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें उस पर हैं। इसराइल और फ़लस्तीन का जो मसला है, इसराइल ने अल्टीमेटम दिया है एक दिन में हिजरत करने का, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ये नामुमकिन है। इसके अलावा मज़ीद बहुत सी स्टोरीज़ मेरे साथी एंकर बताएंगे। बिल्कुल, इसके अलावा और बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएंगे कि अल्टीमेटम जो दिया गया है उस पर हमास का भी जवाब आ गया। हमास ने क्या रिएक्शन दिया वो आपको बताएंगे कि और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे हम क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कल पाकिस्तान और भारत का एक हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। क्या तैयारी है, उस हवाले से ख़ास खबरें आप तक आज पहुँचाएंगे। साथ ही साथ अगर सियासत की बात की जाए तो नवाज शरीफ की आमद का शेड्यूल जारी हो चुका है। वो कब और कितने बजे जो है वो पाकिस्तान लैंड करेंगे, इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आ चुकी है। और आखिर में हम बात करेंगे भारतीय नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है। इस हवाले से आईजी पंजाब ने आज गुफ्तगू भी की, काफ़ी तवील गुफ्तगू थी और उसमें उन्होंने बताया कि जो है वो सबूत सामने आ चुके हैं, इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है, जिसे इंटरनेशनल मीडिया पर भी सामने लाया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन हम इसराइल और हमास के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है। अभी ताज़ा तरीन खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि इसराइल की गजा के शहरियों को 24 घंटों में जनूबी इलाके में मुंतकिल होने का अल्टीमेटम सामने आ चुका है। इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा को अल्टीमेटम से मुताल्लिक जुमे को सुबह इतला दी। तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि गजा के शुमाल में रहने वाले 11 लाख बाशिंदों को मुंतकिल होने का ये अल्टीमेटम दिया गया है। आपको इस हवाले से बताएं, इस पर बहुत सारा रिएक्शन भी दुनिया भर से सामने आ रहा है कि 24 घंटे में 11 लाख लोग कैसे हिजरत करेंगे, कैसे यहाँ से वो मुंतकिल हो सकते हैं। और ये मामला जो है अब कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। शुमाली गजा के 11 लाख अफराद को 24 घंटों में इलाका छोड़ने की इसराइल की जानिब से हदायत दी गई है, जिस पर इसराइल ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई तक गजा का मुहासरा ख़त्म नहीं किया जाएगा। आपको ये बताएं कि हमास ने कम अज़ कम 150 के करीब यरगमाल बना रखे हैं। कुछ लोग जो हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ इतराज़ सामने आ रही हैं। गजा सिटी में सिर्फ इस वक्त वो वापस आ सकते हैं जब इसकी इजाज़त देने का एक और ऐलान फिर किया जाएगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त है जिस पर बहुत सारे रिएक्शन, हमास का रिएक्शन सामने आ चुका है, यूनाइटेड नेशन का भी रिएक्शन इस पर सामने आ चुका है। जी हाँ, इसराइल की धमकी से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने भी बयान दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइली धमकी की जद में तकरीबन 11 लाख फ़लस्तीनी आते हैं, जो कि तकरीबन गजा की इस वक्त निसफ आबादी है। और इस तरह की नकल मकानी बहुत फ़लस्तीनी अवाम अपने घर छोड़कर शुमाली गजा से जनूबी गजा हिजरत नहीं करेंगे। हमारे पास दो रास्ते हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि अपने घर को आज़ाद करवाएं और दूसरा ऑप्शन यह है कि अपने घर में रहते हुए हम शहीद हो जाएं। तो ये दो रास्ते चुन लिए गए हैं हमास की जानिब से। और फ़ौजी तर्जुमान ने, हमास के फ़ौजी तर्जुमान ने यह भी दावा किया है कि जंग के आगाज़ पर ही इसराइली फ़ौज का जो गज़ा डिवीजन था उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। गज़ा में इसराइल की जानिब से फ़ॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने फ़ॉस्फोरस बम को इस्तेमाल करने की तस्दीक भी कर दी है। नहायत ख़तरनाक बम है ये। गज़ा और लबनानी सरहद ममनुआ सफ़ेद फ़ॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में ये कहा गया है। मज़ीद आपको बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है और कहा यह गया है कि गजा और लबनानी सरहद पर ममनुआ सफ़ेद फ़ॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए गए हैं। फ़ॉस्फोरस बम आम लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देते हैं, नहायत ख़तरनाक हैं ये। और इसराइल फ़ौज की जानिब से ममनुआ फ़ॉस्फोरस बमों के इस्तेमाल की तस्दीक भी कर दी गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी तस्दीक की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हिज़्बुल्लाह को इंतहाई स्मार्ट और इसराइली वज़ीर दिफ़ा को अहमक करार दे दिया है। रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा कि इसराइली वज़ीर दिफ़ा के बज़ाहिर औसान ख़ता थे। वो कह रहे थे कि उम्मीद है हिज़्बुल्लाह शुमाल से हमला नहीं करेगी। साबिक अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर भी तंज़ कहा। वो ये बात कभी नहीं भुला पाएंगे कि नेतन्याहू ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को सन 2020 में निशाना बनाने के मामले पर इन्हें मायूस किया था। तो ये हैं कुछ रिएक्शंस जो कि आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया है कि हिज़्बुल्लाह को इंतहाई स्मार्ट कहा गया है, जबकि इसराइली वज़ीर दिफ़ा को अहमक करार दिया गया है। उनकी जानिब से नहीं बुला सकता। नेतन्याहू ने ईरानी कमांडर को 2020 में निशाना बनाने के लिए मामले पर मायूस किया है। तो इससे पहले जो थे हम फ़ॉस्फोरस की जब आपने बात की थी, तो फ़ॉस्फोरस जो इतना इंतहाई ख़तरनाक ये चीज़ है, ये इंसानी हड्डियों तक को
नहीं बख्शता। और ये ममनुआ है, जंग के भी कुछ असूल होते हैं। जिस तरह से अब ये धमकी दी गई है कि आपके पास सिर्फ एक दिन का अल्टीमेटम है, तो आप सोचिए कि इतने लाखों की तादाद में लोग, आपको याद होगा 1947 में हिजरत हुई थी और उसमें कितनी जानें गई थी। तो इस तरह की हिजरत बहुत ख़तरनाक हो सकती है और वो इंसानी बका के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दिन में इतने ज़्यादा लोग हिजरत कर जाएं, जिस पर हमास ने आपने बताया कि रिएक्शन भी सामने आया। बिल्कुल, मैं अभी ये डोनाल्ड ट्रंप का जो आपने स्टेटमेंट बताया नाजरीन को, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, क्योंकि साबिक सदर हैं वो अमेरिका के, और उनके स्टेटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही है। अमेरिका के अंदर से बहुत रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा है कि भाई आप किस तरह से खुलेआम आके हमास की तारीफ़ें कर रहे हैं और हमारा जो कज़न है, जो हमारा फर्स्ट कज़न है इसराइल, उसकी आप जो है वो बुराइयां कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का पोल खोल रहे हैं। तो बेसिकली अब आवाज़ें अंदर से उठनी शुरू हो गई हैं और लोगों को पता है किस तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, अब इस वक्त ना जो दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, एक वो जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे वो जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मासूम लोगों की जाने जा रही हैं, इंसानियत को कोई सपोर्ट नहीं। हाँ, इंसानियत की जो अगर हम बात करें, जो मासूम लोगों की जाने जा रही हैं, जो बच्चे और जो ख़वातीन इसमें शहीद हो रहे हैं, और इस वक्त जो 20 लाख के करीब लोग हैं जिन्हें इमीडिएट बेसिस पर इमदाद की ज़रूरत है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। गज़ा में तबाहशुदा इमारत के मलबे तले दबी खातून की मदद की फरियाद, खातून की हाथ बढ़ाकर मदद की फरियाद करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। और वीडियो में देखा जा सकता है इमदादी कारकुनों को खातून से ये कहते भी सुना जा सकता है कि वो अपने हाथ टॉर्च पर रखे ताकि बचाने वाले उसे देख सकें। खातून का हौसला बुलंद करने के लिए इमदादी कारकुन ने मजीद कहा कि फ़िक्र ना करें, अपने आप को मजबूत रखें, नौजवान मसरूफ़ हैं, जल्दी आपको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। ये सिर्फ एक वीडियो है जो हमने आपको दिखाई है और इंतहाई दिल खराश ये मनाजर हैं, रिक्कत आमेज़ ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। और कल अभी आप बात करी थी मारिया, कल जो एक शीर ख्वार बच्चे की वीडियो जो सामने आई है कि माँ तो चल बसी, लेकिन जिस तरह से माँ ने अपने बच्चे को आगोश में लिया था, बच्चे की जान बच गई है। तो इस तरह के ऐसे हजारों केसेस हैं जो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मदद के मुंतज़िर हैं, और कितने ऐसे हमारे जो इस वक्त मलबे तले दबे हैं। दिला देने वाले ये मनाजिर हैं जहां इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ गजा से हमें एक सहाफ़ी ने ज्वाइन किया है, खातून सहाफ़ी, उनका नाम है वफा। बहुत शुक्रिया वफा आपके वक्त के लिए। कैन यू स्पीक इंग्लिश और उर्दू? English please. Okay, can you please tell us the situation right now there in Gaza? Yeah, actually the situation right now is more terrible than before. I mean, like the occupation, they are committing massacres and more genocide here in the besieged Gaza Strip. And now they are seeking for ethnic cleansing to all the besieged Gaza Strip, as they are asking the people to evacuate their home, to go to Egypt or anywhere else. So while in the same time they are asking the people to evacuate from their homes, they are just blocking all the crossings, and even yesterday they hit the only crossing with Egypt. So it's just for the media they are asking the people this, because like if they commit many massacres, no one will blame them for committing these massacres. And in fact, I can tell you that nearly like around the clock we have massacres, like entire families. Like that at least 71 Palestinian families got their homes targeted, and nearly entire families got erased from the civil registry. So they just targeted the people while they are in their home. And no one is exceptional. Don't tell me that they are just attacking resistance fighters or anything else. No, they are just attacking the civilians, the residents here across the Gaza Strip. And no place is safe here in Gaza. We are talking about, like, Gaza is just 360 kilometers square. And they don't have shelters. They don't have sirens. They are considered like a direct target to the occupation warplanes. So, and like half of the we have nearly 1,500 Palestinians got martyred during these 6 days of Israeli aggression on Gaza, and half of the victims and half of the martyrs are from the kids and the women. So they targeted the people while they are in their homes, and most of them are kids and women. They cannot fight the occupation fighters who are currently near inside the Israeli settlement there. They can't fight them, so they just show their muscles
for Okay, Wafa, the can you tell me, Palestinian civilians, for the kids. and women. Israel has asked to leave Gaza after 24 hours. They have given the ultimatum of 24 hours, the deadline. How a Palestinian Yeah. will react? What you will do? Actually, this thing is really ridiculous. How they are asking us such thing when we have no place to go, you know? It's just like if we leave our home, we are going to go. There is no place to go, you know? Even if we leave our home, our situation will be more catastrophic than in our homes. Like if we go, like where we are going to go, to move from an area who already they bomb to another area who already also they bomb, you know, they hit like all of the areas across the Gaza Strip. They didn't leave any area without bombing or hitting a Palestinian home or a Palestinian building or a street or a shop, schools, universities. They Okay, just okay, started Wafa, stay everything. safe. Lots of pray for you. Thank you so much for your time. अहमदाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जहां भारतीय सहाफ़ी उनसे सवाल कर रहे थे तो शाहीन अफरीदी पर बहुत ज़्यादा उनका रिलाई है। इस बहुत पर ज़्यादा हम लोग बात, सिर्फ बाबर आजम पे और शाहीन शाह अफरीदी पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेकिन आप रिजवान को मत भूलिए जो रिजवान लास्ट तो परफॉर्म स्टार इस किया, वक्त है ही अब्दुल्ला है। शफीक ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी। इन सब पर हम बात करेंगे, इसराइल और फ़लस्तीन के मसले पर भी बात करेंगे, जो करंट अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। और अब हमने बात करनी है निहायत ही दिलचस्प मैच के हवाले से। कल ये बहुत अहम मैच होने वाला है पाकिस्तान और भारत का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी तैयारियाँ जारी हैं और कल बहुत अहम मैच वहाँ होने वाला है। अभी जो करंट मैच चल रहा है उसका मैं आपको स्कोर बता दूँ तो न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश मैच है। बांग्लादेश बैटिंग में 40 पर अभी तक 2 आउट हो चुके हैं। क्रिकेट पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे निहायत ही होनहार स्पोर्ट्स एंकर उसामा मंच। वेलकम टू पाकिस्तान लाइव उसामा। अच्छा, अभी हम आपको पहले कुछ स्टोरीज बता दें, फिर उसामा से भी निहायत ही दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे, उसामा के तज्ज़िये लेंगे और कल के हम मैच पर बात करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ट्रॉफी की रोनुमाई के साथ म्यूजिक का भी तड़का लगेगा और खुसूसी तकरीब भी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ भी तकरीब में शिरकत करने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कल का मैच वो वहीं से देखेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैच हफ्ते को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। मेगा इवेंट के इस मैच से कबल खुसूसी तकरीब सजाई जाएगी जिसमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रोनुमाई भी की जाएगी और म्यूजिक का तड़का भी लगाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट भी वहां पर मौजूद है। जय शाह उनका इस्तकबाल करेंगे और इसके साथ साथ वहां पर क्या चल रहा है वहां से भी खबरें लेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियोज में नन अदर देन हमारे स्पोर्ट्स एंकर उसामा मंच मौजूद है। उसामा, वेलकम टू पाकिस्तान लाइव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। उसामा, जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, यकीनन आप भी एक्साइटेड बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम अच्छा ये देखिए जरा मारिया को इंडिया पाकिस्तान के लिए तो सब एक्साइटेड। वैसे नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखिए एक्साइटमेंट का लेवल देखिए कि इंडियंस ने, भारत ने जो तकरीब करते हैं वो ओपनिंग सेरेमनी, वो उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान इंडिया के मैच से मशरूत कर दी, यानी वर्ल्ड कप ओपन कल हो रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा कैश इन कर रहे हैं बीसीसीआई इस मोमेंट को। वैसे तो ओपनिंग सेरेमनी बनती है टूर्नामेंट के पहले, मैच से पहले, मगर उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी अपनी डच कराई, मैच कराई और अब वो करा रहे हैं इस मैच से पहले, तो यकीनन उनका भी फोकस जो है वो इस मैच पे है। वर्ल्ड कप एक जो हो रहा है वो अपनी जगह, ये जो कल वाला मैच है ये अपनी जगह, यही वर्ल्ड कप है, यही वर्ल्ड कप है। और आपको पता है जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है वर्ल्ड कप जीते ना जीते, हाँ। और कल आप ये वहाँ पर जो सिचुएशंस हैं, हॉस्पिटल्स बुक हैं, यानी होटल्स तो बुक थे ही, वहाँ पर उसके उनके चार्जेस इतने हाई हैं, लोगों ने हॉस्पिटल के बेड बुक किए वहाँ पर एक रात स्पेंड करने के लिए जस्ट टू वॉच पाकिस्तान इंडिया मैच। बिल्कुल सही बात है जी। जैसे हम सुनते हैं कि क्रिकेट का बुखार जो है तो वो क्रिकेट का बुखार लिटरली वहाँ पे क्रिकेट का बुखार हो गया, लोगों ने हॉस्पिटल ले लिए, टिकट्स ब्लैक होना शुरू हो गए हैं। उसामा, ये अगर मैच यहाँ पर होता तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी यही सिचुएशन होती, बड़ी जबरदस्त सिचुएशन होती है। देखें जी, ये इंडिया पाकिस्तान मैच इटसेल्फ एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं एक इवेंट होता है और किसी भी मैच में इतना इस किस्म का रश नहीं होता या इस किस्म की एंटिसिपेशन नहीं होती। पाकिस्तान इंडिया के बाद अगर कोई चीज़ करीब आती है तो वो एशेज़ क्रिकेट है जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया होते हैं, मगर नंबर गेम्स में वो बहुत पीछे हैं।
अगर आप नंबर गेम में अभी भी वही है पहले। टीवी व्यूअरशिप की बात करें या स्टेडियम के अटेंडेंस की बात करें तो कल रिकॉर्ड टूटेंगे सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। बहुत मजे की हमने बातें करनी है उसामा से। अभी आपको हम एक चीज दिखाने वाले हैं। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ सबसे बड़े टाकरे के लिए कौमी शाहीनों की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हफ्ते को खेला जाएगा, यानी कल खेला जाएगा। यानी 7 मैचेस भारत जीत चुका है, 7 के 7 अब तक मैचेस हुए हैं और वो 7 के साथ भारत 7-0 का रेशियो चल रहा है। अभी उसामा मुझे बता रहे थे कि हैशटैग चल रहा है वहां पर इंडिया पर और ट्रेंडिंग में भी है कि 8-0 का हैशटैग। प्रेशर होगा, प्रेशर उन पे ज्यादा होगा, उनका होम ग्राउंड है, उनका क्राउड ज़्यादा है, तो उनके प्लेयर्स पे ये ज़्यादा प्रेशर होगा कि हमने परफॉर्म करना है, नहीं तो ये 1,32,000 की कैपेसिटी का जो स्टेडियम है, ये 1,32,000 हमें चैन से जीने नहीं देंगे। और वो माफ़ नहीं करते और उनका मीडिया भी बिल्कुल, उनका क्राउड और मीडिया जो है। और आई थिंक पाकिस्तान अगर कल मैच जीत गया तो इंडियन टीम के ये सारे हौसले जो है ना और जो सारी उनकी उम्मीदें थी वर्ल्ड कप की, वो वहाँ से ऊपर से एकदम नीचे गिरेंगी। उनके लिए भी कल ये इतना इंपॉर्टेंट मैच है जितना हमारे लिए। लेकिन प्रेशर की अगर आपने बात की तो मुझे लग रहा है प्रेशर इंडियंस पे ज़्यादा होगा। पाकिस्तान को बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कोई प्रेशर नहीं ले रहे, बड़े कॉन्फिडेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी कॉन्फिडेंट करते हैं, खेले ना खेलें वो एक अलग बात है, लेकिन प्रेशर इंडिया पे होगा। ये मारिया भी हमेशा कहती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कॉन्फिडेंट करते हैं, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं। अच्छा उसामा, आपने प्रेशर की बात की, पिछले मैच का अगर हम देखें जो एशिया कप का मैच था जिसमें दे कैन नॉट प्ले हिम, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, शाहीन अफरीदी की। तो शाहीन, आपको लगता है कि कल का जो मैच होगा उसमें फिर ऐसा कुछ करेंगे? करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शाहीन नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। शाहीन इज नोन फॉर टेकिंग विकेट्स इन हिज फर्स्ट ओवर, पहले ओवर में विकेट लेते हैं या दूसरे में लेते हैं, अब नहीं लिए जा रहे। तो कल सुना है कि शाहिद अफरीदी ने भी उनसे फ़ोन पे बात की और उसने कहा है कि जी मेरे से बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही नेक्स्ट मैच में। तो वो टीम मैनेजमेंट के साथ, एनालिस्ट के साथ मशवरे दिए होंगे। अब देखें जी, डाटा वो एनालिस्ट का टाइम आ चुका है, ये क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डाटा जो है, डाटा इन्फॉर्मेशन जो है उसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, अहमदाबाद की विकेट के हवाले से जान लेते हैं। अहमदाबाद की विकेट कैसी है? पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए क्या? पहले आई थिंक जो भी टीम कल जीतेगी वो पहले खुद बॉलिंग करने की कोशिश करेगी और टारगेट चेज करने के लिए जाएंगे। इंडिया की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है चेज करना, और अगर आप इंडिया के चेज करने का नाम लें तो विराट कोहली का मत भूलें हमने चेज किया है और क्या स्कोर चेज किया है, रिजवान और अब्दुल्ला शफीक। इसलिए यही मैं यहाँ पे आने लगा था कि एक तो विराट कोहली है वहाँ पे जो किंग ऑफ चेज हैं, और चेज में वो उनकी एक और ही गेम होती है, उनकी एक नया विराट कोहली निकल आता है जब वो चेज कर रहे होते हैं। अच्छा, आपको याद है विराट कोहली के बारे में एक बात थी? हाँ, अभी मोहसिन नकवी उसके बाद वापस आके डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे क्रिकेट की और उसामा हमारे साथ ही मौजूद है, आपकी मौजूदगी का हम भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। अच्छा, हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, शाहीन अफरीदी का हम जिक्र कर रहे थे कि हमारी टीम का पूरा रिलाय शाहीन पर है, हारिस पर है। इन एनी केस वो नहीं चलते हैं, हमारे पास क्या है प्लान बी? प्लान बी तो यही है कि जी बाकी बॉलर्स को विकेट लेनी होगी। पहले 10 ओवर्स में आप कम से कम उनके 2 उड़ाएं और उसके बाद फिर मिडिल ओवर्स में भी विकेट लें, पार्टनरशिप ना बनने दें। जो रिलायंस की आपने बात की वो शाहीन पे हमारी बहुत ज़्यादा है, उस पर हमने प्रेशर भी डाल दिया है। शाहीन की आदत है फर्स्ट ओवर विकेट्स, अब वो शाहीन नहीं ले रहा तो ऑब्वियसली वो प्रेशर जो है वो बाकी लोगों पर आ जाएगा। तो शाहीन को चाहिए कि लाइन लेंथ अपनी ठीक करे, अगर पेस और बाउंस नहीं भी मिल रहा तो लाइन लेंथ जो है वो कम से कम ठीक होनी चाहिए। उसामा, गुड स्कोर क्या होगा कल? एनीथिंग अबव 300 वुड बी अ गुड स्कोर। प्लेइंग 11 के बारे में क्या कहेंगे? प्लेइंग 11 जो है ना, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कर लिया। फखर चले गए हैं, अब्दुल्ला शफीक आ गए हैं, प्लेइंग 11 स्ट्रांग हो गई है, मगर मेरे ख्याल में एक चेंज अभी भी होना चाहिए, वो है शादाब की जगह उसामा मीर। मैं तो या नवाज की जगह या शादाब की जगह। शादाब बहुत अरसे से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पास हमारा जो स्पिन अटैक है उन्हीं पर हम रिलाय करते हैं। अच्छा, आज मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि रिजवान 3 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं और सिर्फ स्पिनर्स को खेले जा रहे हैं। रिजवान की सिर्फ उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की है, अगर आप उनको देखें तो वो फील्डिंग प्रैक्टिस भी वो कर रहे थे, और एग्जैक्टली ये कैच उन्होंने उसी तरह का पकड़ा, वो मैच के दौरान भी दिखा रहे थे कि ये देखें प्रैक्टिस शॉट्स और ये एक्चुअल मैच में, तो वो सेम था। जाहिर है जितनी कल के मैच में आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर बिल्कुल बाजी ले जाएगा? आई थिंक मोहम्मद रिजवान वहाँ से, यहाँ से पाकिस्तान से, सऊद शकील वुड बी द मैन टू वॉच, अब्दुल्ला शफीक नो डाउट, ये 3 मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से होंगे जो हाईलाइट। शाहीन आप भूल गए? शाहीन से ना मैं थोड़ा सा नाराज तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन नहीं आप नाराज हो जाए, हो सकते हैं भाई। शाहीन सारे नाराज हैं, काफी लोग हैं, शाहीन उस तरह बॉलिंग नहीं कर रहा। शाहीन की पेस देखें जी 130s पे आ गया है, 140s का बॉलर है शाहीन, तो 140s वाला जो बॉलर है वो जब 130s पे आता है बैट्समैन के लिए बड़ा। अच्छा सामा, जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है शुभमन गिल की भी हमने बात करनी है, वो डेंगी से अभी आए हैं, अभी वो टीम को अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, इस पर भी कुछ कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो सकी है। प्रैक्टिस उन्होंने की है, लेकिन तो अगर वो टीम में आ जाते हैं तो
इंडिया के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। बड़े अच्छा बैट्समैन है, टॉप बैट्समैन है और सबसे ज्यादा रन्स भी उसने पिछले आईपीएल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है। और होम ग्राउंड, अब जहां पे मैच है अहमदाबाद में, यहाँ पे उसको काफी आईपीएल एक्सपीरियंस है। गुजरात टाइटंस की तरफ से ये खेलता है और वो उनका होम ग्राउंड है, तो उसको यहाँ पे इस ग्राउंड पे खेलने का बहुत एडवांटेज है। शायद उसको इसी वजह से खिला लें। लेकिन एक और बात भी है कि जब आप डेंगू से आते हैं ना, तो आप जाहिर के प्लेटलेट्स कम होते हैं और वो सारा कुछ, तो आप पता नहीं ये मैच फिट 100% फिट हैं या नहीं है, या क्योंकि हाफ फिट प्लेयर मेरा नहीं ख्याल ये खिलाएंगे। और हाफ फिट प्लेयर कभी भी नहीं खिलाएंगे। और प्लेयर है, उसका पूरा करियर है, तो मेरा ख्याल है उसको इस तरह, अगर वो फुली फिट नहीं है उसको खिला के इंजर्ड करने से बेहतर है वो अपना प्लेयर सेव वाली हरकत इसके साथ नहीं कर देना। हमने भी वो बेचारे को खिला के। अच्छा, अभी हम बताने वाले हैं कि वर्ल्ड कप में पाक भारत का अहम मार्का है जो कि कल होने वाला है। भारत के शहर अहमदाबाद में मैच के जाली टिकट्स फरोख्त होने लगे हैं। भारतीय पुलिस ने जाली टिकट्स बेचने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अक्टूबर को भारतीय शहर अहमदाबाद में होने वाले पाक भारत मैच के जाली टिकट 25 गुना महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जिस पर भारतीय पुलिस भी एक्शन में आ गई और जाली टिकट बेचने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है और इतना अहम मैच है, सबकी नजरें इस मैच पर हैं, तो सबकी कोशिश होगी कि 25% ज्यादा ले लें, 50% डबल पैसों पर भी लोग टिकट खरीद कर मैच देखने जाएंगे। आई एम श्योर ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे हम 100% ज्यादा हमारे से ले लें, हमें मैच दिखा दें। फिर इसी तरह हमने फ्लाइट्स की बात की, चार्टर्ड फ्लाइट्स बहुत ज्यादा आ रही है इंडिया में, खास तौर पे इस मैच के लिए। तो ये एक बड़ी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, एयर ट्रैफिक बड़ी ज्यादा है और आई थिंक क्लाइमेट चेंज वाले लोग थोड़े से घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे जितनी एयर ट्रैफिक आएगी वहाँ पे। तो बड़ा मैच है, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि हर तरफ से लोग आएंगे। वैसे अभी तक हमने ना जो फैंस हैं उनका वो रश नहीं देखा इंडिया के मैच के अलावा, और कल इंडिया का मैच हमारे साथ है, छुट्टी का दिन होगा, वहाँ पे वीकेंड है, तो आई एम श्योर वो ग्राउंड फुल होगा। अच्छा उसामा, ये भी हम बात कर रहे थे ना टिकट्स की, इतने पाकिस्तानी हैं जो टिकट्स उनके पास हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल सका और वो ऑनलाइन अपने टिकट सेल कर रहे हैं कि भाई आप लोग फ्री में दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट टिकट ले लो, मैच देखने चले जाएं, बिकॉज हमें वीज़ा नहीं मिल सका। अच्छी बात है, जो बड़ा दिल का मुजाहिरा कर रहे हैं अगर अपनी फ्री में टिकट्स दे रहे हैं। असल में ना उन्होंने मैं चाहती हूँ आप बोलें कि इंडिया को बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए था और वीज़ा देना चाहिए। हाँ जी, इंडिया को सबसे अच्छी हरकत तो ये थी कि टाइमली वीज़ा भी दे देते। अब देखें जिसके पास टिकट है और अगर आप उसको वीज़ा ही मैच से एक दिन पहले कुछ मजीद खबरें भी शामिल करते हैं, फिर वापस बात करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा नाज़रीन, पाक भारत के मैच ने अहमदाबाद को क्रिकेट बुखार में मुब्तला कर दिया है। इसका अंदाजा शहर में मौजूद अस्पतालों में होने वाले रश से लगाया जा सकता है। खबर इदारे के मुताबिक अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया के मैच से केवल शहर के मुताबिक अस्पतालों में रश देखने में आ रहा है और वहां मौजूद मरीजों की एक बड़ी तादाद मैच से पहले अपने चेकअप करवाने अस्पतालों में रात गुजारने को तरजीह दे रही हैं। तो ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हफ्ते को खेला जाएगा, कल ये मैच होने जा रहा है। उससे पहले ये सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। वो चेकअप के लिए नहीं जा रहे हैं ये लोग, मैं ये क्लियर कर दूं कि वो वहां पर सिर्फ एक बेड उनको मिल जाए। बुखार है ये? नहीं, क्रिकेट का बुखार तो हर जगह है, वो कल आपको स्टूडियो में भी मिलेगा, वो कल हर जगह मिलेगा और आपको हमारा PNN डिजिटल भी मिलेगा जहां पर उसामा ही होंगे। लेकिन ये बुखार ये है कि लोग सिर्फ जा रहे हैं कि हमें एक रात गुजारने के लिए बेड मिल जाए, बिकॉज 100 ओवर्स का मैच होगा, लंबा मैच होगा, तो उसामा उनको रात गुजारने के लिए वहां पर जगह भी चाहिए होगी। डेफिनेटली वनडे क्रिकेट जो है ना, ये बड़ी लंबी T20 की हमें आदत पड़ी हुई है, हमें आदत T20 की है। ये वनडे क्रिकेट 8 घंटे से 8.5 घंटे 9 घंटे का मैच होगा। तो जिन्होंने बेड कराया आई थिंक अच्छा फैसला लिया, अच्छा डिसीजन है। कल आपने स्टूडियो में भी हम आपके लिए बेड का इंतजाम करेंगे क्योंकि आप स्पोर्ट्स एंकर हैं, कल पूरा दिन आपके। मैं बड़ा एनर्जेटिक हूंगा, मेरी एनर्जी लेवल काफी अप होंगे कल, तो मैं तो इधर उधर आप कल की एडवर्टाइजमेंट आज ही कर रहे हैं। मैं तो एक स्टूडियो से निकल के दूसरे में तीसरे में तो चलें जी, कराची की मार्केट्स में भी पाक भारत मैच के चर्चे हो रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद भी बात कर लेते हैं। कराची में हमारे नुमाइंदे नजीब नाइट मौजूद हैं जो इस वक्त एक मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नजीब बताइएगा कराची के लोग कितने एनर्जेटिक हैं और किस तरह से कल का मैच देखने की वो तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच देखने के लिए सभी लोग बेताब हैं, बच्चे बड़े तमाम जो हैं लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब वो मैच आएगा और वो देखेंगे। दुकानदारों से हम जानते हैं कि वो कितना पुरजोश हैं इस मैच के हवाले से। जनाब बताइएगा क्या कहेंगे पाकिस्तान? हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम अच्छे मार्जिनों से जीते। आप क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? BC बोलेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जीते और फाइटिंग करके जीते और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जी बिल्कुल, इसी तरह तमाम ही लोग चाहते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान जीते बल्कि अच्छे मार्जिन से जीते और जो खिलाड़ी हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें ताकि उनको अच्छा मैच देखने को मिल सके। तो कराची के शायकीन तो काफ़ी पुरजोश है। लाहौर का रुख करेंगे जहां पर पाक भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा नौउमर क्रिकेटर पाकिस्तान की जीत के लिए पुरअज़्म है। बाबर आजम को फेवरेट करार दे दिया है। शायकीन कहते हैं कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं।
नौमर क्रिकेटर्स की शाहीन अफरीदी के से भी है, उन्होंने तवक्कात जो हैं वो काफ़ी लगा ली हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी गौहर, बताइएगा। जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा होने जा रहा है। इस वक्त मैं क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां 9 ओवर क्रिकेटर मेरे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद हैं। मजीद इनसे जानते हैं इनका फेवरेट बैट्समैन कौन है और फेवरेट बॉलर कौन है। जी, कौन है आपका फेवरेट बैट्समैन? फेवरेट बैट्समैन तो बाबर आजम ही है, मेरा नहीं, सबका ही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। 14 अक्टूबर को पाक भारत का बड़ा टाकरा है। आपका कौन है फेवरेट बैट्समैन? मेरा भी बाबर आजम है। क्या वजह बाबर आजम को लाइक करते हैं? उसके पास क्लास है अपनी, सबको पसंद है। आप बताइए कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो बैटिंग करनी चाहिए। जी, 9 उम्र क्रिकेटर ने अपनी राय दी और बाबर आजम इनका फेवरेट है और ये 9 उम्र क्रिकेटर जो है पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद है। जी, जीत के लिए पुरुमीद है। आगे बढ़ते हैं। ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ने के मामले पर अब खामोशी तोड़ दी है। ज़ैनब के करीबी ज़राए के मुताबिक ज़ैनब पर भारत में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था। ज़ैनब ने हिफाजती इकदाम के तौर पर भारत छोड़ दिया। ज़ैनब ने ब्रॉडकास्टर्स और फैमिली के मशवरे पर यह इकदाम उठाया है। सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में ज़ैनब अब्बास ने कहा कि खुशनसीब हूँ कि मुझे दुनिया में जाकर क्रिकेट पर काम करने का मौका मिलता है। भारत में मेरा तजुर्बा अच्छा रहा, लोगों ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। मुझे भारत से डिपोर्ट किया गया, ना ही वहाँ से निकालने का कहा गया। ऑनलाइन आने वाले लोगों के रद्द-ए-अमल ने मुझे खौफज़दा कर दिया। मुझे भारत में ख़तरा नहीं था, लेकिन मैं ख़ुद को वक्त देना चाहती थी। मेरी किसी पोस्ट से जिन लोगों का दिल दुखा है उनसे मैं मुआवज़रत चाहती हूँ। चलें जी, ज़ैनब ने तो अपनी एक स्टेटमेंट दे दी है, जो कि मेरा ख्याल है उसामा बहुत ज़रूरी भी थी। और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे आज की चांद रात। कल मैच है, तो आज पाकिस्तान और इंडिया की मैच की चांद रात है। मजीद भी बात करेंगे। अभी के लिए उसामा आपका बहुत शुक्रिया। जो अभी टॉप स्टोरीज होंगी अगले घंटे में वो भी बताएंगे आपको, और क्रिकेट पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच चल रहा है। एक ब्रेक लेने जा रही हूँ, उसके बाद बात करेंगे। इसराइली अल्टीमेटम के जवाब में हमास का रद्द-ए-अमल सामने आया। फ़लस्तीनी अवाम अपने घर छोड़कर शुमाली गजा से जनूबी गजा हिजरत नहीं करेंगे। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक अपने घर को आज़ाद कराना और दूसरा रास्ता यह है कि घर में रहते हुए शहीद होना। तो ये हमास की जानिब से वाज़ह किया गया है कि किसी तौर पर भी वो अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, घर में रहेंगे, अपना दिफा करेंगे और उन्होंने शहीद होना इससे ज़्यादा उसको प्रेफर किया है, उससे ज़्यादा पसंद किया है कि वो मैदान छोड़कर भाग जाए यहाँ से। और ये वो धमकियां हैं जो दी जा रही हैं। कुछ देर पहले जब फ़लस्तीनी सहाफ़ी से बात कर रहे थे दुआ से, और उन्होंने भी यही कहा कि वी डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू गो। उनके पास जगह नहीं है। 11 लाख अफराद को सिर्फ ये कह देना कि आप यहाँ से मूव कर जाएं, कहीं हिजरत कर जाएं, और उनके पास कोई जगह नहीं है खाने की। जगह हो या ना हो, आयशा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, जगह हो या जगह ना हो, वाई दे शुड लीव देयर लैंड। वो उनका हक है, वो उनकी जमीन है, वो क्यों बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, खाली कर दें। और हमास बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, और ये स्टेटमेंट कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है कि हम या तो अपने घर को आज़ाद करवाएंगे या फिर शहीद होंगे। यकीनन यहाँ पर इंसानी तंजीमों को उठने की, अक़वाम मुत्तहिदा को उठने की ज़रूरत है। हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा ने स्टेटमेंट तो दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमास ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम अपने घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, शुमाली गजा से जनूबी गजा हिजरत नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक या तो हिजरत कर ली जाए या फिर दूसरा अपने ही घर में रहकर शहीद हो जा रहा। तो ये वो पुरअज़्म लोग हैं, वहाँ के गजा के लोग हैं, जो किसी सूरत भी हिजरत करने पर राज़ी नहीं है, अपना घर बार छोड़ने पर राज़ी नहीं है। और उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा है कि हम शहादत को गले लगाना बेहतर समझते हैं। 2 रास्ते तो उन्होंने बता तो दिए थे, लेकिन उन्होंने पहले ये कहा था कि हम लोग टेबल टॉक के लिए भी रेडी हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने नाज़रीन ये कहा कि इस हुक्मनामे को मनसूख करने की अपील पर उन्होंने जोर दिया, और इनखला से उन्होंने कहा कि खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा, इसके नतायज जो हैं वो बड़े संगीन सामने आ सकते हैं। तो डेफिनेटली, लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर नाज़रीन से शेयर करूं कि यूनाइटेड नेशन के इस रिएक्शन पर इसराइल का फिर रिएक्शन भी सामने आया है, और उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन को शर्म करनी चाहिए। अच्छा, इस्राएली आपको करनी चाहिए, ये पुष्पनाही होती है। आप देखिए, अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं, बरतानिया से आपको रॉयल नेवी के जहाज मिल रहे हैं। तो जब शय आपको इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की मिलेगी, तो आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा को खातिर में नहीं ला रहे हैं। बरतानिया की बात की ना, बरतानिया की और अमेरिका की थोड़ी बात करते हैं। अगली खबर पर जाने से पहले मैं नाज़रीन के सामने 2 खबरें रखना चाहता हूँ अमेरिका के रोल के हवाले से। नाज़रीन जरा ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, 2 खबरें हैं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अमेरिका ये कहता है कि तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन का ये जो है अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा, उनका स्टेटमेंट है। दूसरी खबर ये है, अमेरिका का इसराइल को मज़ीद गोला बारूद फराहम करने का ऐलान।
अमेरिका एक जानिब गोला बारूद फराहम कर रहा है और दूसरी जानिब वो ये कह रहा है कि हम इस तनाज़े को फैलने से रोकना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ वो क्यों कर रहे हैं ऐसे, कि भाई हम देंगे इसराइल को जो भी उनको मदद चाहिए, चाहे वो फौजी मदद हो, असलहा हो, कुछ भी हो, बाकियों से इसलिए मिल रहे हैं कि भाई आपने कोई मदद करने के लिए नहीं देना फ़लस्तीनियों को कुछ भी। के लिए जा रहे हो, ये कह रहे हैं कि कशीदगी जो हमने कम करनी है। अच्छा, इसराइली फौज ने गजा में ज़मीनी जंग के तबल बजा दिए। इसराइली फोर्सेस की गजा पर 7वें रोज़, आज 7वां रोज़ है और अभी तक बमबारी जारी है। तो हालात इस वक्त बहुत कशीदा हैं। इसराइल की गजा के आम शहरों पर बमबारी भी जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इसराइली बमबारी जंगी जराइम की जद में आती है। ये कहा गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने गजा में तिबी इमदाद पहुँचाने पर जोर दिया है। इसराइली फौजी का कहना है कि इसराइल ने गुज़श्ता रात गजा में 750 ठिकानों पर गोलाबारी की थी। तो ये वो सूरत हाल है। बमबारी इस वक्त जारी है इसराइल की जानिब से गजा पर, और उसके बाद ये सूरत हाल है कि कोई पुरसाने हाल नहीं, लोगों के इलाज मुआवजे का कुछ नहीं पता, लोग जो हैं वो शहीद पर शहीद होते जा रहे हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। एमनेस्टी का बयान भी आ रहा है, यूनाइटेड नेशन का बयान भी आ रहा है, मुस्लिम उम्मा के भी बयान आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ बयानात से कुछ नहीं होगा, मदद नहीं आ रही है। वहाँ पर जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, जो मलबे तले दबे हैं, बेघर हैं और रात उनको सड़क पर गुजारनी पड़ती है और अनएक्सप्लेन वहाँ पर खुराक नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल जो बच गए हैं, जो बीमार हैं, जो जख्मी हैं, जो बच गए हैं, निकलो यहाँ से, उनको उसी वक्त इमदाद की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। ये बड़े अच्छा, चले जी आगे बढ़ते हैं और खबर ये कुछ और भी शामिल करें। हम बात कर रहे हैं इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब की कहा गया है वो आज रैली निकाल रहे हैं इसी मुनासबत से इस्लामाबाद में, और रैली में ये जो रैली निकाली गई, रैली में बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, और रैली की क़यादत कर रहे हैं चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने की है। बच्चों और बड़ों की कसीर तादाद इस रैली में शिरकत कर रही है और ये रैली निकाली गई है फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए। इस्लामाबाद में रैली निकाली गई है और रैली की क़यादत चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने की है। और ये भी खबर सामने आई थी कि आज जुम्मे के बाद मुल्क के बहुत से शहरों में रैलियाँ निकाली जाएंगी और जो फ़लस्तीन में इस वक्त जुल्म ढाए जा रहे हैं, फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके साथ इजहार यकजहती। बेसिकली आपको याद होगा चंद रोज़ पहले जो हमास के सरबराह इस्माइल हानी और हमास की जानिब से ये कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इस दिन को जुम्मे के बाद मनाएं, यकजहती का इजहार करें और जो इसराइल की जाहिरियत है ना उसको दुनिया के सामने रखें। इसी हवाले से नाज़रीन, नवाबशाह में भी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। मुकर्रीरीन का कहना था कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हर वक्त खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये वो मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं कि रैली निकाली गई है। दुनिया भर में आज रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान में भी आज जुमे की नमाज के बाद ये रैलियाँ निकाली गई और फ़लस्तीनियों के साथ, गज़ा के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया गया है। और ये रैली से बड़ी ज़रूरी है वो लोग जो कि फ़लस्तीन नहीं जा सकते, जिनका दिल करता है कि हम वहाँ जाकर इसराइल का सामना करें। ये एहतजाजी रैलियाँ इंटरनेशनली दिखाने के लिए, यकजहती दिखाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलें, एटलीस्ट अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करा रहे हैं, कुछ तो आवाज़ उठा रहे हैं। शायद ये जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं ये बड़े अवानों तक भी पहुँचें और कोई ना कोई जो वहाँ मौजूद है उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचे। लम्हा ब लम्हा हर खबर आप तक पहुँचाएंगे पाकिस्तान लाइव में। अभी वक्त है ब्रेक का। अब कुछ पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो जहां पर काफ़ी गर्मा गर्मी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का तैयारा सुबह 8:30 बजे मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना होगा। तैयारा दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। नवाज शरीफ को वतन लाने वाले खुसूसी तैयारे में 152 अफराद सवार होंगे। खुसूसी तैयारे में नवाज शरीफ के हमरा लीगी कारकुन और सहाफ़ी भी शामिल होंगे। पार्टी कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो 21 अक्टूबर को ये वापसी है और साथ ही साथ दोपहर 12 बजे वापस आएंगे। जी हाँ, और अब साथ 152 लोग भी लेकर आएंगे। टाइम चेंज नहीं हो गया, पहले मेरा ख्याल है कुछ और टाइम 6 बजे था, 6 बजे का था, 12 बजे का टाइम आ रहा है। मैंने कहा 12 बजे का टाइम जो है वो सामने आ रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान की जो परवास है वो दोपहर 12 बजे आएगी। अच्छा, टाइम तो चेंज हो चुके हैं और इस हवाले से आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के जलसे भी हो रहे हैं, आज भी इवन एक मुरीदकी में जलसा है। इसके अलावा मजीद भी अहम जलसे शेड्यूल है। 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में भी जलसा शेड्यूल है। डिप्टी कमिश्नर ने दरख्वास्त मौसूल कर ली है।
कहा यह गया है कि जलसे से 2 रोज़ कबल सीनियर लीडरशिप भी जलसागाह का दौरा करेगी। जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इंतजामात और फिर जलसे की इजाज़त मांगी गई है। बिलाल यासीन कहते हैं कि दरख्वास्त मौसूल कर ली है, डिप्टी कमिश्नर ने जल्द ही जवाब भी मिल जाएगा। जलसे से 2 रोज़ कबल सीनियर लीडरशिप जलसेगाह का दौरा भी करेगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ोहेब कादमी, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का मिशन है। मुस्लिम लीग नून के पंजाब भर में जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन जारी हैं। लीगी मतवालों का लहू गरमाने के लिए आज फेरोजवाला में पिंडाल सजेगा। जलसे की तैयारियां जारी है। इलाके को पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। जलसे से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। तो आज ये जलसा है और इसके पिंडाल की तैयारियां जो हैं उसको सजाना शुरू कर दिया है। पार्टी परचमों की बहार होगी और शहबाज शरीफ इससे खिताब करेंगे। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं जलसागाह पे, जहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, झंडे लगा दिए गए हैं और स्टेज की इस वक्त तैयारियां भी जारी हैं और शहबाज शरीफ इससे खिताब करेंगे। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे ज़ोहेब कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ोहेब कासमी, बताएगा क्या मंजर देख रहे हैं, क्या तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने पार्टी कायद की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से कारकुनान का जो लहू गरमा रहे हैं उस सिलसिले में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों का इनकाद किया जा रहा है। इस वक्त भी NA 114 का ये हल्का है जहां पर जलसे का जो है एहतमाम किया जा रहा है। मेरे अकब में ये पिंडाल है, अगर अरसलान आपको दिखाएं तो ये पिंडाल जो है पार्टी परचमों और दीगर जो फ्लेक्सेस हैं जिनमें पार्टी कायदीन और मुकामी रहनुमाओं की तस्वीर आवेजा है, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए स्टेज की तो इसी के आग में ये स्टेज है जो अरसलान आपको दिखाएंगे, ये तकरीबन 80 फुट जो है लंबा और चौड़ा जो है बनाया गया है। उसकी ऊंचाई जो है वो तकरीबन 40 फुट ऊंचाई है। काफ़ी बड़ा स्टेज जो है वो बनाया गया है जिस पर अपने वही जो पार्टी का नवाज शरीफ और मरकजी सदर जो है शहबाज शरीफ उनकी तस्वीर के साथ मुकामी रहनुमाओं की तस्वीरें जो है आवेजा हैं। अभी जलसा कब शुरू होगा, कायदीन कब आएंगे, कारकुनान कब आएंगे और कब ये खिताबात का सिलसिला शुरू होगा? जी बिल्कुल, इस जलसे के लिए 5:30 बजे का आज शाम का टाइम दिया गया है और हमारे ज़राए ये बताते हैं तकरीबन 5:30 से 6 बजे के दरमियान जो है शहबाज शरीफ साबिक सदर जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और इस जलसे से खिताब करेंगे। उससे कबल जो है मुकामी रहनुमा जो है यहाँ के वो जलसे से खिताब करेंगे और कारकुनान का लहू गरमाएंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ का जो मेन खिताब है वो इस जलसे में किया जाएगा और उनके खिताब के लिए खासतौर पर स्टेज पर एक बुलेट प्रूफ केबिन भी बनाया गया है। सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से भी बताइएगा। आवाम से जो है सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सैकड़ों के करीब यहाँ पर जो है वो पुलिस के एहलकार जो है सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर पहले जो है वो सिक्योरिटी की जानिब से बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है और जो सर्वर डॉग्स हैं उनका पूरा मैंने विजिट देखा। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो तमाम पंडाल को चेक किया। अभी जो स्टेज और उसके अकबी एरिया है उसकी चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़ोहेब कासमी हमारे साथ मौजूद थे और आज जो जलसा होने जा रहा है उसकी की क्या तैयारियों के हवाले से ज़ोहेब कासमी हमें बता रहे थे। बिल्कुल, नवाज शरीफ सियासत करनी है तो कई कानूनी रुकावटों का भी उनको सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। वापस तो वो आ रहे हैं और उससे पहले हमने देखा कि तब्दीली भी आ गई। अब जलसों का दोबारा से वो शेड्यूल सामने आ गया। पहले कहा गया था कि जो जलसे हैं ना, जलसों को इजलासों में तब्दील किया गया और अब फाइनली फिर से फैसला कर लिया गया कि दोबारा से जलसे किए जाए, आवाम में चाया जाए, उनको एक्टिवेट किया जाए। लेकिन जो कानूनी माहिर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनकी जो नाअहली की मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है, वो सियासत में वापस आ सकते हैं। नवाज शरीफ पर जो मुकदमात है और जो सज़ा है उस पर कुछ बात कर लेते हैं। तो अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस की हम बात करें तो 7 साल कैद है और जुर्माना है। उनकी सज़ा अभी तक बरकरार है। लंदन अपार्टमेंट केस में उनको 10 साल की कैद है, सज़ा अभी तक बरकरार है। अकामा केस की बात करें तो उसमें भी 1 साल कैद है, सज़ा बरकरार है। फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें नाअहल करार दिया गया था जिसमें अब वो बाइज्जत बरी हुए हैं। तो ये वो कानूनी केसेस हैं, सज़ा मुअत्तल नहीं हुई है। इलाज के लिए वो बैरून मुल्क गए थे। जेल जाए बगैर अपील दायर ही नहीं हो सकती। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कानूनी ये वो फॉरम्स हैं, कानूनी रास्ते हैं, मुकदमात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ेगा।
वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। खबरें मजीद शामिल करते हैं नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया गया है। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील भी दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरामीम के खिलाफ फैसला दिया। अदालत नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। ये अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया गया है। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात जानते हैं। आदिल, क्या तफसीलात है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम के खिलाफ जो फैसला आया था 15 सितंबर को, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील जो है वो दायर की गई है। अब्दुल जब्बार नामी शहरी हैं जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और फैसला 15 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का जो नैब तरामीम के खिलाफ फैसला आया था उसको चैलेंज किया गया है। फारूक एच नाइक जो अब्दुल जब्बार नामी शहरी हैं, इनकी जानिब से वकील हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो 15 सितंबर का फैसला है वो कलअदम करार दिया जाए और जो शहरी हैं उनको बगैर सुने ही ये नैब तरामीम के खिलाफ जो फैसला है वो आया था, लिहाजा अब दोबारा शहरी को सुनकर और उस पर नजरसानी अपील पर फैसला जो है वो दिया जाए। ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इससे कबल ये इस दरख्वास्त पर जो नजरसानी है वो दायर नहीं की जा सकती थी, ताहम जो 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस फैसले की रोशनी में अब नैब तरामीम के खिलाफ जो दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है अब्दुल जब्बार नामी शहरी की जानिब से। ये जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम के खिलाफ, इसके बाद नैब ने हज़ारों के तादाद में जो रेफरेंसेस थे वो बंद हो चुके थे और उनको दोबारा खोल दिया है। अब नैब ने जिस पर शहरी अब्दुल जब्बार जो है वो भी मुतासिर हुए हैं, लिहाजा उनकी जानिब से अब दरख्वास्त दायर की गई है। और जो 15 सितंबर का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम के खिलाफ, उस फैसले को चैलेंज किया गया है और कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। जी ठीक है आदिल सईद अब्बासी, आपने तफसीलन हमें अपडेट कर दी तमाम मामले के हवाले से और अब इस पर समाअत के हवाले से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि इस पर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, मजीद खबर शामिल करते हैं। जी हाँ, खेल के मैदान से खबर शामिल करें तो भारत के खिलाफ मैच में कोई दबाव नहीं है, कोशिश है कि कम से कम गलतियाँ करें। कल का मैच पूरे एतमाद के साथ खेलेंगे, ये कहना है बाबर आजम का। भारत के खिलाफ टॉस बहुत अहम होगा। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम की अहमदाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि वर्ल्ड कप में मेरी कारकर्दगी वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए थी। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। वो वहाँ पहुँच गए, एंटनी ब्लिंकन साहब जो हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ जाके मुलाकातें कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है वो जंग को सपोर्ट करेंगे। नजर आ रहे हैं आप वहाँ पर दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। जी मारिया। जी ऐसा ही है। आईजी पंजाब ने कहा है कि सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के सबूत मिल चुके हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में खुद को आलमी कावानीन से बाला समझने वाले बदमाश मुल्क का जो है वो बदनाम ज़माना एजेंसी ने एक बुज़दिलाना और गैर कानूनी ऑपरेशन किया। हमने 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के मंसूबे में ब्रेक थ्रू किया है। बिल्कुल, जो चूहे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, आप तैयार रहें, हम पूरी दुनिया में आपको बेनकाब करने जा रहे हैं। ये जो चूहे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनको हमारा बड़ा साफ पैगाम है कि आप करते रहिए, हम तैयार होकर अब आपको पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए जा रहे हैं। हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारे तमाम इदारे इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अमन के लिए काम करेंगे और ऐसे तमाम होने वाले हौलनाक इकदाम जो पूरी दुनिया में ये करना की कोशिश करते हैं और फिर खुद से डिक्लेयर कर देते हैं और खुद से कह देते हैं कि ये फला वजह से किया, ये सब अब एक्सपोज होने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान पे झूठे इल्जामात लगाए गए और वो भी इंशाअल्लाह ताला हमने एक्सपोज किए और अब वो खुद ऑन द रन होंगे और हम इंशाअल्लाह ताला एक कौम बन के ये साबित कर देंगे कि ये झूठे हैं और ये बदकार है और ये दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस मुतअद्दिद मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पाकिस्तान में जो हालिया कुछ अरसे से दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हो रहे हैं, इवन जो सुसाइड बॉम्ब के अटैक्स हो रहे हैं, उसमें ताने बाने भारत से जाके मिलते हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आज जो बात की है उस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ शराज निसार मौजूद हैं। शराज, बताइएगा कि जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनका क्या कहना है और आईजी जो पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर वो इस हवाले से क्या कहते हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाक़यात में मुलव्वस जो है वो मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं। उस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं।
पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है, लेकिन ये मुल्क रिजॉल्व के साथ है। हम इंशाल्लाह तैयार हैं। हमने इन बंदों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अगली दहशतगर्दी करनी थी, जो बदबूदार एजेंसीज के पीछे है। हम इंशाल्लाह ताला उसको अभी आपके सामने चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप जितने सवाल पूछेंगे नाम ले लेके आपको बताएंगे, एक्सपोज कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि गैर मुल्की फंडिंग जो है उसके शवाहिद जो है वो आपको मिल गए हैं, जो अदालत में? जी 100% मिल गए। उनके फ़ोन पकड़े गए हैं हमारे पास वॉशिंग मशीनों से पीछे छुपाए हुए, और हमने उन फ़ोन को ब्रेक किया। हमारी एजेंसियाँ माशाल्लाह ISI, MI, IB सारे इसमें साथ हैं। वी एक्टेड एज अ टीम और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में हमने गिरफ्तार किए, 36 घंटे में हमने रिकॉर्ड इकट्ठा किया, 48 घंटे के अंदर हमने इनको आपके सामने पेश कर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि 52 साल पंजाब पुलिस की तारीख में ये पहली बार ऐसा बड़ा ऑपरेशन देखने में है जिसमें तमाम एजेंसीज ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है और हम कामयाब हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं कौम को मुबारकबाद ही दे सकता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। IG पंजाब का ये कहना है कि जल्द हम एक्सपोज भी करेंगे कि एक बदबूदार एजेंसी जो है वो इस दहशतगर्दी में मुलव्वस है और उनके तमाम नाम भी बताएंगे। जी इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर सलामती उमूर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या समझते हैं आप अभी जो बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो IG साहब ने की है, डॉक्टर उस्मान अनवर ने, उन्होंने कहा है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मज़ीद चीज़ें भी बेनकाब करेंगे। ताने बाने सारे भारत से जुड़ते हैं। एक जानिब भारत जो कर रहा है कनाडा में जो सिख रहनुमा का जो कत्ल होता है उसके ताने बाने भी उससे मिलते हैं, और अब ये मज़ीद कड़ियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये इस बात का बड़ा खुला सबूत है कि बहुत अरसे से भारत की ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रही है कि वो दहशतगर्दी को एक पॉलिसी के तौर पे दीगर ममालिक में अपने मफादात के हवाले से इस्तेमाल करता रहा, एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। आपको याद होगा कि कई नेपाली जो शाही खानदान के अफराद थे उनको हलाक किया गया था। मक्ती बाहिनी की तारीख भी आपके सामने है, तामिल टाइगर्स की तारीख भी शामिल है, कमांडर कुलभूषण यादव से भी आप वाकिफ हैं। अभी हाल ही में जो सिख रहनुमा को कत्ल किया गया है कनाडा में, कुछ हलाकतों की इतला जो है बरतानिया से भी आ रही है। तो अब ये यूं नजर आता है कि पहले ये दहशतगर्दी तो प्रमोट करते ही रहे हैं दीगर ममालिक में, लेकिन अब ये टारगेटेड किलिंग और असैसिनेशंस की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि इसमें देखें ये उनका ख्याल है, उनको ये गलतफहमी है कि पता नहीं चलेगा इसके पीछे कौन है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और चूंकि अब देखें अब सिविल और मिलिट्री जो एजेंसीज हैं उनका आपस में जो ताउन और सिनर्जी है उसकी वजह से हम जल्द जो लोग हैं उन तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारा जो दफ्तर खारजा है अब वो आलमी सतह पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल जेनेवा में अली साहब ये अब से नहीं है, अली साहब ये पहले से है, और बहुत से ताने बाने कुलभूषण यादव का मामला आपके सामने है और जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया वो भी सबके सामने है। ये पहला वाकया नहीं है भारत के ने जो भी मुलव्विस रहा है यहाँ पर दहशतगर्द कार्रवाइयों में, या जो सहूलतकारों को जिस तरह से वो एड देता रहा है, ये पहला वाकया नहीं है और इसके सबूत मौजूद हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान उस तरह से क्यों आवाज़ नहीं उठाता? जैसे कनाडा में देखिए ना, कनाडा ने क्या किया है और आवाज़ उठाई है, भरपूर पूरी दुनिया के सामने आवाज़ उठाई है, उनके सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया है। तो पाकिस्तान कब आवाज़ उठाएगा? सिर्फ मुजम्मती बयान दिए जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये अब चूंकि मजीद हमने हमारे पास सबूत भी आ चुके हैं, तो हम समझते हैं कि आवाज़ हमने पहले भी उठाई है, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये सिलसिला मुसलसल जारी रहना चाहिए। और तमाम जो फोरम्स हैं, और ये सिर्फ सफारत खाने का काम नहीं है, जो हमारा मीडिया है, हमारे थिंक टैंक्स हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए कि देखिए टेररिज्म को और टारगेटेड किलिंग को भारत जो है वो एक पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल करता है पूरे खित्ते में और आलमी सतह पे। तो ये वो हकीकत है जो कि आलमी बरादरी को समझना और जानना बहुत जरूरी है कि भारत जो है बतदरीज आलमी अमन और सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। अच्छा अली साहब, अभी जैसे हमने देखा रिसेंटली जो बसला गज़ा पर जो बर्बरियत चल रही है इसराइल की जानिब से, इंडिया उसको ओपनली सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और जिस तरह से उनके बयानात सामने आ रहे हैं, गो के हम पहले भी इसी शो में बात कर चुके हैं कि शायद इसराइल को ज़रूरत ना हो भारत की सपोर्ट की, लेकिन फिर भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला हिसाब है, और जहाँ पर नहीं ज़रूरत होती है वहाँ पर बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से आपको क्या लगता है कि कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था इस तमाम तर मामले पर? देखें, बहुत अहम बात आपने की है, और ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि आप देखें जो कश्मीर में
मकबूजा कश्मीर में जो भारत की पॉलिसी है वही पॉलिसी आपको इसराइल की गजा की पट्टी में नजर आती है। उनकी जो हरबे हैं और जो टैक्टिक्स हैं वो भी तकरीबन आइडेंटिकल हैं कि उसको आप ब्लॉकेट कर दें, उनके ऊपर जो जिंदगी के तमाम वसाइल हैं वो बंद कर दें, उनके ऊपर बॉम्बिंग करें और लाखों कश्मीरियों को भी भारत ने शहीद किया है, उसी तरह लाखों फिलिस्तीनियों को इतने सालों से जो इसराइल है वो करता आया है। तो ये एक ही पॉलिसी है और पाकिस्तान हमेशा से इसके ऊपर आवाज उठाता रहा है। आज भी पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस पे बात की है और पाकिस्तान की कोशिश है कि एक हंगामी इजलास जो है वो OIC का जल्द अज जल्द बुलाया जाए, जिसकी मदद से ना सिर्फ जो अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली में जो कॉन्टेक्ट ग्रुप है। अच्छा अली साहब, यानी अभी जो IG साहब कह रहे हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कह रहे हैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद सबूत देंगे और नाम भी सामने आएंगे कुछ, तो यकीनन अब ये आपको लग रहा है ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं विद प्रूफ्स? देखिए मुझे यकीन है कि इसके जो सबूत हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और उनका मैं समझता हूं जो कानूनी माहिरीन हैं वो जायजा ले रहे होंगे कि उसका एक बड़ा मजबूत और मुस्तनिद जो है केस डेवलप किया जाए। देखिए UNGA और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में तो डेफिनेटली हम ये बात जाएंगे लेके हम इसका जो डोसिए है उसको भी अपडेट करेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी जुरिस्डिक्शन का मामला है, वो देखने की जरूरत है कि जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, माहिर सलामती उमूर हैं और जो भारत की जानिब से इस वक्त जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं पूरे खत्ते में, जिस तरह से दहशतगर्दी को प्रमोट करता आ रहा है और अब वो कुछ के सबूत भी सामने आना शुरू हो गया। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इम्पोर्टेंट था कि सबूत जो है आवाम के सामने भी दिखाया जाए, अब ये है इंटरनेशनली भी एक्सपोज किया जाए। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें भारत से ही ताने बाने जुड़ते हैं, रॉ का नेटवर्क मुलविस पाया जाता है, लेकिन मसला ये उसको इंटरनेशनली उस तरह से टेकअप नहीं किया जाता। जिस तरह से आप कनाडा ने देखे ना कितना अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया है, उन्होंने मुल्क बदर कर दिया उनके सफीर को। लेकिन इस वक्त भारत मसरूफ है, भारत इसराइल की अच्छा वैसे हाँ, इसराइल नहीं, ये आपने बात सही की, इस वक्त भारत बिजी है, उसने इसराइल की मदद करने के लिए जाना है और दूसरा वर्ल्ड कप भी तो हो रहा है। लेकिन मणिपुर में कुछ नहीं करना उसने, मणिपुर में जो हालात हैं उसको भूला हुआ है, कश्मीर में चल रहा है उसको भूला हुआ है, लेकिन वहाँ उसे इंसानियत याद आ गई है। चलिए हम तो उजागर करते रहेंगे ना इश्यूज को, लेकिन अब जिन्होंने करना है उन तक ये आवाज़ पहुँचे तो फिर बात बने ना। आगे बढ़ते हैं और मजीद कुछ खबरें हमने शामिल करनी है। जी मारिया। जी हाँ नाज़रीन, 1 नवंबर के बाद अफगानियों के हवाले से नो कॉम्प्रोमाइज़ वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी अफगानियों की बेदखली के हवाले से एक डिस्कशन हुई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला स्टेक होल्डर्स के साथ फैसला हुआ कि अफगान बाशिंदों को एक ग्रेस प्रीपेड दिया जाएगा। सरफराज बुगटी मुतालबा था कि लोग रज़ाकाराना तौर पर जाना चाहते हैं, सरफराज बुगटी जो 1 नवंबर तक जाना चाहता है चला जाए। इसके बाद नो कॉम्प्रोमाइज़ सरफराज बुगटी की जानिब से ये कहा गया है, तो नो कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी। बिल्कुल एक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, ये उनकी जानिब से कहा गया और उन्होंने कहा कि जिनके पास वीज़ा है उनको हमने कुछ नहीं कहना। सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया हम सिर्फ गैर कानूनी मुकीम जो गैर मुल्की है उनको यहाँ से वापस भेज रहे हैं। 1 नवंबर के बाद अफगानियों के हवाले से नो कॉम्प्रोमाइज़ क्या कहा दिखाते हैं आपको। हमारी एक इन हाउस डिस्कशन हुई थी तमाम स्टेक होल्डर्स की और उसमें यह फैसला किया गया था कि हम 1 नवंबर तक इनको एक ग्रेस पीरियड दे देते हैं, क्योंकि हमारे उनकी तरफ से बहुत सारे लोगों की तरफ से ये डिमांड्स आ रही थी कि लोग वॉलंटरीली वापस जाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये ग्रेस पीरियड दे दिया गया जो वॉलंटरीली जाना चाहते हैं ताकि वो चले जाएँ। 1 नवंबर के बाद देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज़। अफगान बशिंदों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने का इंकशाफ हुआ है। सऊदी अरब ने 12,000 अफगान शहरियों से पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद कर लिए हैं। जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह के मरकजी मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है डीजी पासपोर्ट डायरेक्टोरेट और FIA ने तहकीकात भी इस हवाले से शुरू कर दी हैं। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जाली शनाख्ती कार्ड पर जारी किए गए थे। नादरा डेटा भी काउंटर चेक किया जा रहा है। ज़रा ये बताते हैं कि मामले की छानबीन और नादरा डेटा की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। अफगान शहरियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने पर सऊदी हुकाम ने पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता किया है। तमाम तर मामले से वजारत खारजा को भी आगाह किया जा चुका है और ये अहम इंकशाफात अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने का इंकशाफ हुआ है अफगान बाशिंदों की जानिब से और ज़राए की जानिब से ये तफसीलात बताई जा रही हैं कि इस पर अहम फैसले कर लिए गए हैं। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, जान अचकज़ई इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
डॉलर सस्ता हो गया है और साथ ही बैरूनी कर्ज़ों में डॉलर सस्ता होने की वजह से 6,616 अरब रुपए कमी हो चुकी है। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जारी मुहिम इस वक्त पीक पे है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी की जानिब से मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी मुश्तरक कोशिशों से ईरानी तेल की स्मगलिंग कम हो चुकी है। इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर को हार्ड करने या सख्ती लाने के बाद जो खपत है ईरानी डीज़ल की, जो डिमांड है वो तकरीबन 20 से 30% कम हो चुकी है। जिस तरह आपको मालूम है कि जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं उनको बाहर भेजने के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बहुत तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त नादरा का AVIS सिस्टम तैयार है, जो तकरीबन ऑल एंट्री पॉइंट्स जो प्रोविंसेस के हैं बलूचिस्तान के साथ, और इसी तरह जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, वहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पे ये सिस्टम लगाया जा रहा है, जो हर एलियन को, जो हर गैर मुल्की एलियन को उनके फुटप्रिंट्स को रिकॉर्ड करेगा, ताकि भेजने के बाद वो वापस अगर आए भी तो उनका डेटा नादरा के पास हो। इस तरह इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे भी जॉइंट चेक पोस्ट कायम किए जा रहे हैं, ताकि अगर ये गैर कानूनी इमिग्रेंट्स वापस शहरों में अब्जॉर्ब होने की कोशिश करें तो उनका रास्ता रोका जा सके। इसके अलावा इफेक्टिव ग्राउंड चेक्स के ज़रिए पूरे रीजन में जो गैर मुल्की गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं उनका डेटा रीचेक किया जा रहा है। जो हमारे मुख्तलिफ़ इदारों के पास डेटा है उसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए ग्रॉस रूट लेवल पे एक मुनज़्ज़म कार्रवाई जो है वो अंडरवे है, ताकि हम चेक और काउंटर चेक कर सकें कि वाकई जो डेटा हमारे पास है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान ये सारे कार्रवाई एक इंटरनेशनल लॉ जो UN रेजोल्यूशन का 1333 है के मुताबिक कर रहा है, और इस रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको जो प्लान करते हैं, कमिट करते हैं, फाइनेंस करते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, उनको निकालना हर स्टेट की ज़िम्मेदारी है। और आपको ये भी मालूम है कि स्मगलिंग में, टेररिज्म में और क्राइम्स में जो एलियंस हैं, जो गैर कानूनी एलियंस हैं, उनका यानी इन्वॉल्वमेंट का डेटा आप सब के सामने है। जिस तरह अभी इस साल में 20 खुदकश धमाके हुए हैं, उसमें 13 धमाकों में गैर कानूनी अफ़गान एलियंस या इमिग्रेंट्स शामिल हैं। इस जस्टिफिकेशन को मैं इसलिए रिपीट करना चाहता हूँ। ये UN की रेजोल्यूशन में ये भी वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि कोई भी मुल्क ऐसे क्रिमिनल अनासिर जिनकी कोई पुष्टपनाही हो और उनके फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हों और वो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हों, उनकी इजाज़त उनको नहीं दी जा सकती। इसी तरह जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें बलूचिस्तान लीड कर रहा है, ताकि इस वक्त जो गैर कानूनी माइग्रेंट्स, चाहे वो सिंध से आ रहे हैं चाहे वो दूसरे इलाकों से आ रहे हैं, उनको हम जो एग्ज़िट पॉइंट्स है बॉर्डर्स पे, वहाँ से उनको हम बेदखल करें और जो डेडलाइन है उसके मुताबिक हम ये जो जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये कैंपेन लॉन्च हुई है उनको हम बेदखल कर सकें। और नाउ आई सो ओपन टू क्वेश्चन प्लीज़।
कि कुछ सियासी दबाव सामने आ रहे हैं या बलूचिस्तान के सियासी दबाव है, और आपने ईरानी स्मगलिंग की बात की, तो सरहदी बॉर्डर पर जितने भी लोग हैं उनका रोजगार का जरिया ही यही है, उनके लिए मुतबादल क्या क्या आपकी हुकूमत ने या पहली बात यह कि कोई सियासी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो रियासत की इस विल, इस डिटर्मिनेशन, इस पॉलिसी के सामने खड़ा होने की कोशिश करे, इन लोगों ने जिनका इस मुल्क में आना ही नहीं बनता, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे केपी में है, चाहे मुल्क के दूसरे हिस्सों में है, इन्हें जाना चाहिए था। अब रियासत पाकिस्तान का ये डिसीजन है, इसके सामने कोई भी अगर खड़ा होने की कोशिश करेगा तो उसको स्मैश कर देंगे। दूसरी अहम बात ये कि जो आप ईरानी बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, ईरानी डीज़ल की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो चंक है, जो 90% है, वो माफिया और सिंडिकेट्स के जेबों में जा रहा है। उसमें कोई आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो 1%, 2% भी नहीं है। टोटल जिन जम्बा की हम बात कर रहे हैं उसमें 7 से 8 हज़ार ड्राइवर्स हैं जिनको गवर्नमेंट जो हमारा सिस्टम है उनके ज़रिए कंपनसेट करेगी ताकि वो बेरोज़गार ना हो। इसी तरह जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है जिसमें टैक्सीज़ इन्वॉल्व हैं वो भी चंद 100 या 1000 के बराबर हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि इन स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ में आम लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आज चागी में, मकरान में, आज बलूचिस्तान के हर खिते में पानी इनकी वजह से होता। वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनते हैं क्योंकि अरबों रुपए का, और मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर्स में ये रेवेन्यू स्मगलर्स और माफिया के जेबों में जा रहा है। ये सिर्फ ईरानी तेल की बात नहीं कर रहा, ये अफ़गान रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ जिसका इस साल वॉल्यूम 7 अरब डॉलर है, जबकि अफ़गानिस्तान का टोटल इंपोर्ट $2 बिलियन है। तो ये सामान जिधर से आ रहा है वापस पाकिस्तान आ रहा है, तो इसका जो मेन बेनिफिशियरी है ये 90% जो टॉप की आपके सिंडिकेट्स और माफिया हैं वो इन्वॉल्व हैं, लिहाजा उनका आम आदमी के रोज़गार से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये मिथ है कि वहाँ पे लोगों को जो है ये इलीगल इलिसिट एक्टिविटी के ज़रिए कोई रोज़गार जो है सब्सटेंटिवली मिला है। जान अचकज़ई निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि निगरान हुकूमत के इक़दाम से रुपए की कदर में इजाफा हुआ। बलूचिस्तान में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं और उसके बाद हमने देखा कि डॉलर सस्ता होता गया है। जान अचकज़ई इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की रिट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो कही कि जो बलूची हैं यहाँ पर, जो अफगानी है जो यहाँ पर जो गैर कानूनी रह रहे हैं, उन्हें हर सूरत अपने मुल्क वापस जाना होगा। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, महंगाई से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान की मौशी बहाली का हल भी अपने साथ लेकर आ रहा है। अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ ही अहल करार पाए हैं। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब ना अहल साबित हुए हैं। महंगाई को एक ही शख्स ने ख़त्म किया है और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो आवाम को आटा, चीनी, घी सब सस्ता मिलता था। नवाज शरीफ गया तो सस्ता आटा, घी, चीनी सब आवाम की पहुंच से निकल गया। आवाम जान चुके हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा, उनका घर चलेगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र की NA 134 की यूनियन काउंसिल के बल्दियाती नुमाइंदों, अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात हुई और मुलाकात में गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी की तैयारियों पर मुशावरत की गई। मुलाकात में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। तो मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि मौशी बेहतरी के लिए नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो जलसों में नून लीग जो बयानियाँ दे रही है वो माजी का ही दे रही है कि माजी में हमने ये किया, हमने ये किया और हम ऐसे कर सकते हैं। नहीं, अच्छा, मैं वो माजी की बात नहीं, वो फ्यूचर की बात कर रही है। वो कह रही है वो आएंगे तो ये सब चीजें अब आगे बहाल हो जाएंगी दोबारा। नहीं, तो उसको माजी से भी रिलेट कर रही है। वो ये कह रहे हैं ना, जहां तरक्की खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी, तरक्की जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। और वो आटा चीनी भी साथ ले गए। आटा चीनी भी बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बात करें तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का तैयारा सुबह 8:30 बजे
मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना होगा। तैयारा दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसके अलावा नवाज शरीफ को वतन लाने वाले खसूसी तैयारे में 152 अफराद सवार होंगे। खसूसी तैयारे में नवाज शरीफ के हमरा लीगी कारकुन और सहाफ़ी भी शामिल होंगे। पार्टी का नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो ये तैयारियां की जा रही हैं और ये शेड्यूल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान। अच्छा अली, 152 अफराद की मुझे समझ नहीं आई जो उनके साथ आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे किसी नून लीग के रहनुमा से भी पूछें कि इसके पीछे क्या मंतक हो सकती है। कौन से सहाफ़ी होंगे वो तमाम। हाँ, ये बहुत मैटर करता है कौन से। चलिए, अपने नून लीग के कारकुनान अपने कायद को सपोर्ट करने आ रही है, ये सहाफ़ी कौन से हैं जो साथ आ रहे हैं उनकी, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत बहुत सारे शहरों में असातिज़ा के एहतजाजी मुजाहरे हुए और धरने भी दिए गए। 4 रोज़ से तदरीसी अमल मुअत्तल है। पुलिस तशद्दुद की मज़म्मत, गिरफ्तार असातिज़ा और तलबा की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा समेत 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, स्कूलों की निशकारी और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा और तलबा के एहतजाजी मुजाहरे और धरने जारी हैं। रावलपिंडी में असातिज़ा और तलबा ने चौथे रोज भी सड़कों पर एहतजाज किया और स्कूल्स के सामने धरने दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। फैसलाबाद में सरकारी असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बायकॉट किया। जिले भर के सरकारी स्कूलों में तलबा और तालिबात को छुट्टी दे दी गई। मुख्तलिफ स्कूल्स के असातिज़ा की जानिब से तलबा और तालिबात के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया और स्कूल्स के मुतालिक फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। लाहौर में स्कूल्स की निशकारी, असातिज़ा पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ भेकेवाला चौक पर मुजाहरा किया गया। एहतजाज में साइंस कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, जूनियर मॉडल स्कूल के असातिज़ा, मुलाजिमीन और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेरे उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने इनको बिलखते देखा है कि हमारे स्कूल का, कॉलेज का बिल अदा नहीं होता। पुलिस हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज समंदरी रोड पर मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ियों और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पथराव से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मर्दों, खवातीन, असातिज़ा और तलबा समेत 120 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत 8 दफात शामिल की गई हैं। तो ये एहतजाज की सूरत हाल आपने जानी। नाजरीन, पाकिस्तान लाइव से फिलहाल इतना ही। अब आपको लिए चलेंगे न्यूज़ रूम में। द न्यूज़ रूम के न्यूज़ स्टूडियो में आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारे साथी एंकर मौजूद हैं, उबैदुल्ला सिद्दीकी और जवेरिया सैद। आज जो भी मैच चल रहे हैं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, उसकी तो हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, डिस्कस भी किया, और जो कल एक बहुत अहम मैच होने वाला है। उबैद, आज पाकिस्तान और इंडिया के मैच की चांद रात है। जो मज़ीद खबरें और जो इसराइल के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, बहुत सी हमने खबरें कवर की हैं। जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होगी वो आप द न्यूज़ रूम में जानिए। ओवर टू यू जवेरिया, क्या कहना चाहेंगे आप? आयशा, आपसे आयशा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। आज चांद रात है पाकिस्तान और इंडिया। अभी हम मनाएंगे। हाँ, हम मनाएंगे और हमारी तैयारी है, करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। इसके साथ साथ जो मेन इशू है इसराइल और फ़लस्तीन का, उस पर हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद करेंगे। स्टे विद अस।